अब बात करते हैं स्वामीनाथन की, एमएस स्वामीनाथन की, जिनकी बदौलत आज जो हमारे खेतों में गेहूं की, चावल की जो ज्यादा पैदावार होती है वो उन्हीं के बदौलत है। हरित क्रांति के जिन्हें जनक कहा जाता है, वो दौर देश ने देखा है जब देश के पास खाना नहीं था, खाने के लिए जो है लोगों के पास अनाज नहीं था। तब स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के साथ इस देश की पैदावार को बढ़ाया और आज उस स्थिति में हम हैं, वो सब स्वामीनाथन की वजह से ही है कि आज हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन बांटते हैं और हमारे पड़ोसी देशों को जिसे जरूरत होती है उसे भी अनाज और चावल हम पहुंचाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी भूख को मिटाते हैं। तो यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस प्रतिभा को पहचानने का काम किया और भारत रत्न देने का काम किया है। पंकज जी, ये जिस तरीके से थोड़ा सा जो है स्वामीनाथन जी के बारे में बताइए। देखिए, स्वामीनाथन का योगदान सिर्फ ये नहीं है कि इस देश में उन्होंने हरित क्रांति लाई जी। परिप्रेक्ष्य समझिए, जब भी आप आजादी के पहले का बंगाल, बिहार या भारत के गांव की तस्वीर दिखाते होंगे कोई लोग, तो आप देखते होंगे काली हड्डियों का ढांचा जी, कोई सफेद कपड़े पहने हुए, कोई नंगा बदन। अकालों का दौर था वो, और अकाल ऐसे कि हजारों लोग मर जाते थे। हमारे यहां वो पीपल के पेड़ में जो फली लगती है ना, उसको खा के लोग जिंदा रहते थे। मतलब कि बुरी हालत थी, और जो किसान उगाता था अनाज, उसकी ये हालत थी। जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग लगाए, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, और प्रताप सिंह कैरो हुआ करते थे, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री हुए वो। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए इस देश के लोगों का पेट भरना पहले जी। हम रशिया से आयाती टेक्नोलॉजी तो ले आएंगे, लेकिन इस देश के लोगों का क्या, जो है 33 करोड़ लोग, उस वक्त 30-33 करोड़ लोग थे। और प्रताप सिंह कैरो अपने यहां बांध बनवा रहे थे, उन्होंने लड़के बांध बनवाया था, ये भाखड़ा नंगल बांध। और जो नेहरू का एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो पूर्वी भारत में चल रहा था, उड़ीसा में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, एचईसी, ये सब चल रहा था। अब आते हैं जब जवाहरलाल नेहरू के बाद जी लाल बहादुर शास्त्री हुए और भयंकर अकाल। उस दौर में भारत ने भीख में लिया था अमेरिका से गेहूं कि हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज चाहिए, कुछ तो भेजो। और पता है अमेरिका ने क्या भेजा था? अपने यहां जो जानवरों को खिलाते हैं ना, सड़ा गला अनाज भेजा था, वो मुझे याद है। सड़ा गला अनाज भेजा था, और ये कहते हुए कि भारतीय इससे बेहतर खाने के हकदार नहीं है। ये अनाज भी दिया, भीख दिया, और राष्ट्र के स्वाभिमान पर हमला भी किया जी। अब उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री थे, दिखने में तो छोटे थे पर स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं। उन्होंने पहला नारा यह कहा था कि अगर हमारे देश के लोग एक दिन एकादशी या उपवास रखने को तैयार हो जाए ना, तो इस देश पे बहुत बड़ा उपकार होगा। तब तक के लिए वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, और खुद भी उपवास रखते थे वो। उसके बाद स्वामीनाथन जी से कहा गया, तो स्वामीनाथन जी ने मैक्सिको से गेहूं लाया, और वहां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास एक गांव है, और पहली बार जोच या क्या गांव का नाम है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, यहां के देसी वेराइटी के साथ उन्होंने जीनोम टेक्नोलॉजी की, और वो बार बार यहां मेहनत करते थे, या सर नॉर्मन बॉर्लो को भेजते थे कि देखिए ठीक हुआ कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं। ठीक हुआ। गांव के सबसे छोटे या गरीब किसान को उन्होंने पकड़ा, और उसके झोपड़ी में रहते थे, और उसके खेतों में लगाया। जब पहली फसल में बंपर पैदावार हुई, तब आसपास के किसान उस बीज को ले जाने लगे। वहां पानी का अरेंजमेंट करना और बीज अरेंज करना, और देखते ही देखते सिर्फ 20 साल के अंदर जो देश भूख से मर रहा था, उस देश में हर आदमी के पास खाने को अनाज हो गया, और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और उस देश ने हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा किया, और इसके बावजूद वो खाने में आत्मनिर्भर बना रहा, खाद्यान्न के मामले में। बात सिर्फ गेहूं की नहीं है, चावल की बात है। उसके बाद दूसरा रिवॉल्यूशन चावल में भी आया। पश्चिमी अगर भारत में गेहूं की पैदावार बढ़ी, तो इसी स्वामीनाथन के बदौलत जितने भी ज्यादा बारिश वाले इलाके थे वहां चावल का हुआ क्या कि अब ये पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था कि स्वामीनाथन कोई चीज है, और ये उस वक्त IARI फिलीपींस
में रहा करते थे स्वामीनाथन, मनीला में। किसी यूनिवर्सिटी या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हुए थे और इन्हें उसी शाम की फ्लाइट से वापस लौटना था मनीला। इंदिरा गांधी ने इन्हें बुलवाया, 1984 की बात है ये, कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती थी। ये गए वहां पे, इंदिरा गांधी बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि आप, एमएस स्वामीनाथन को कहती है इंदिरा गांधी कि आप इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाइए। ये सोचे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मैं तो भाई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूं। इन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव में वक्त है मैडम, सो अभी क्या बनाना। इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जल्द चुनाव करवाना चाहती हूं। 2 महीने किसी तरह वक्त दिया, बना जो वहां कांग्रेस का घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र में चावल वाला मैन के रूप में एमएस स्वामीनाथन की ख्याति हुई कि इसने देश में जहां गेहूं नहीं उपज सकता था वहां चावल उपजा कर दिखाया। और अंतिम सांस तक ये आदमी, हाल फिलहाल तक, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं और जब हम पढ़ा करते थे तो एमएस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में घूम घूम कर मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बताते। चावल गेहूं तो हो गया, अब ये जो चल रहा है ना दलहन तिलहन या मोटा अनाज, ये सब उसी वक्त बताया करते थे स्वामीनाथन साहब हमारे कॉलेज में जब कॉन्फ्रेंस में आते थे कि अगला ये होगा। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया है, लेकिन मैजिकल मैन जिसको बोल सकते हैं ना, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खबरों में नहीं रहते लेकिन इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देकर जाते हैं, उसमें एमएस स्वामीनाथन है। और स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलना एक और लिहाज से महत्वपूर्ण है जी। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति में तमिलनाडु का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब दक्षिण का दुर्ग ये सिंगल अकारण नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इज्जत है एमएस स्वामीनाथन साहब की तमिलनाडु में, निर्विवाद जी। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि न पार्लियामेंट में लगा सेंगोल अकारण है, न वाराणसी तमिल जो संगम जो आयोजित हो रहा है वो अकारण है, न प्रधानमंत्री मोदी। अकारण इस सरकार में कुछ नहीं होता। और तमिलनाडु में किसी को भारत रत्न देना है अगर, तो वो एमएस स्वामीनाथन से बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। तो पॉलिटिकल लिहाज से भी इसे देखिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो जिस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 नामों की घोषणा की है, ऐलान किया है, और इससे सिर्फ इन नामों का ऐलान नहीं किया गया है, किसानों को साधने का काम किया है, दक्षिण का जो दुर्ग है उसे साधने का काम किया है, और साथ ही ये भी जो है बता दिया है कि वो पार्टी लाइन से हटकर भी अगर कोई प्रतिभावान एक लाइन से छूट गया, एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया अभिषेक। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आंध्र प्रदेश में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मतलब यह है कि तेलुगु लोगों को साधा गया है और एक बड़ी तेलुगु पार्टी बीजेपी में आने वाली है, मतलब एनडीए में शामिल होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू परसों मिलकर गए हैं अमित शाह से और आज मुलाकात हुई है जगनमोहन रेड्डी की प्रधानमंत्री के साथ। दोनों पार्टी में कंपटीशन है कि एनडीए में कौन पहले आता है। वो तो है कि बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता जैसे आपने कहा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने तीनों नामों पर, तीनों मुद्दों पर अलग अलग चर्चा की, हमारे दर्शकों को जो है चीजें समझाने में मदद की कि पहले की सरकारें किस तरीके के काम करती थी और आज की सरकार किस तरीके से काम करती है। और मैं बता रहा था आपको कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से किसानों को साध लिया गया, दक्षिण के दुर्ग को साध लिया गया और बता दिया गया कि वो सिर्फ पार्टी उनके लिए नहीं है, अगर कोई व्यक्ति और भी ज्यादा प्रतिभावान है और वो दूसरी पार्टी का विरोधी है तो वो भी, उसकी प्रतिभा भी उनके लिए मायने रखती है। आपको ये पूरी चर्चा इन तीनों नामों की जो हैं भारत रत्न दिया जाना है, जिनका ऐलान हुआ है, ये कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।